हमारे शरीर के अंदर हर एक पल कुछ ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, और यही शक्तियां मिलकर उन शानदार जीवित मशीनों को बनाती और चलाती हैं जो हमें जिंदा रखती हैं। तो चलिए, आज हम इन्हीं शक्तियों के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। असल में जिंदा होने का मतलब क्या है? मतलब जिन नियमों से पत्थर या तारे चलते हैं, उनसे अलग जीवन को चलाने वाले खास नियम कौन से हैं? आइए इन्हीं नियमों की दुनिया में चलते हैं। देखिए, हर चीज की शुरुआत होती है ऊर्जा से। इसे आप जीवन की फिजिक्स भी कह सकते हैं। ये वो नियम है जिन्हें कोई भी जिंदा चीज तोड़ नहीं सकती, और यही नियम हमारी कोशिकाओं के हर काम को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले है मुक्त ऊर्जा, जिसे हम डेल्टा जी कहते हैं। ये प्रकृति का एक तरह से जज है। यही तय करता है कि कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस अपने आप हो सकता है या नहीं। सीधी सी बात है, अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो समझिए काम हो जाएगा, लेकिन अगर ये पॉजिटिव है तो उसे करवाने के लिए बाहर से एनर्जी देनी ही पड़ेगी। और बस यहीं पर जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक सामने आती है। हमारे शरीर में बहुत से जरूरी मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। वो अपने आप नहीं बन सकते, उन्हें एक तरह के बाहरी धक्के की जरूरत होती है। तो सवाल ये है कि ये एनर्जी का धक्का आता कहाँ से है? जवाब है एटीपी। इसे सेल की एनर्जी करेंसी या ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। जैसे हम कोई चीज खरीदने के लिए पैसे देते हैं, ठीक वैसे ही हमारी कोशिकाएं मुश्किल कामों को करने के लिए एटीपी से पेमेंट करती हैं। और ये कोई छोटा मोटा पेमेंट नहीं है। जब एटीपी का एक मॉलिक्यूल टूटता है तो वो अच्छी खासी एनर्जी रिलीज करता है। और जीवन की असली खूबसूरती इसी बात में है कि वो उस रिलीज हुई एनर्जी को उस मुश्किल काम के साथ जोड़ देता है। इस तरह जो काम पहले नामुमकिन लग रहा था, अब वो मुमकिन हो जाता है। अच्छा, ऊर्जा के नियमों के बाद अब बात करते हैं उन फिजिकल फोर्सेस की जो जीवन के अणुओं को आपस में जोड़कर रखती हैं। आप इन्हें एक तरह का स्मार्ट ग्लू या स्मार्ट गोंद समझ सकते हैं, जिसे पता है कि उसे कहाँ और कैसे चिपकना है। इसमें सबसे जरूरी है हाइड्रोफोबिक इफेक्ट। ये कोई बॉन्ड नहीं है, बल्कि पानी से दूर भागने की एक आदत है। प्रोटीन के वो हिस्से जिन्हें पानी पसंद नहीं, वो खुद को अंदर की तरफ छिपा लेते हैं। और यकीन मानिए, यही एक अकेली शक्ति प्रोटीन को उसका जटिल 3D आकार देने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये जो मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड या वैंडर वाल्स फोर्स, ये अकेले में बहुत ही कमजोर होते हैं। लेकिन जब यही हजारों की संख्या में एक साथ काम करते हैं, तो ये डीएनए के डबल हेलिक्स जैसी मजबूत लेकिन लचीली संरचनाएं बना देते हैं। ये बिल्कुल टीम वर्क जैसा है। तो इन सारे एनर्जी के नियमों और मॉलिक्यूलर ग्लू का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा है प्रोटीन। ये वो छोटी छोटी मशीनें हैं जो हमारी कोशिका के अंदर लगभग सारा काम करती हैं। इन मशीनों की बनावट में एक बहुत दिलचस्प बात है। अमीनो एसिड को जोड़ने वाली जो कड़ी होती है, जिसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, वो एकदम सपाट और सख्त होती है। मतलब वो आज़ादी से घूम नहीं सकती। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर इस प्रोटीन की चेन की हर कड़ी इतनी सख्त है, तो पर ये पूरी चेन उन कॉम्प्लिकेटेड शेप्स में मुड़ती कैसे है जो उसे अपना काम करने के लिए चाहिए? इसका जवाब नेचर की शानदार इंजीनियरिंग में छिपा है। भले ही कड़ी सख्त हो, लेकिन हर कड़ी के दोनों तरफ दो लचीले जोड़ होते हैं। इन्हें फाई और साई एंगल्स कहते हैं। और रामाचंद्रन प्लॉट इन्हीं एंगल्स का एक तरह का नक्शा है, जो हमें बताता है कि प्रोटीन कौन कौन से शेप ले सकता है और कौन से नहीं। अच्छा, अब जब हमारे पास ये मशीनें हैं, तो इनकी परफॉर्मेंस को कैसे नापें? इसके दो मुख्य पैमाने हैं। पहला है KM-KATE, जो बताता है कि मशीन अपने कच्चे माल के प्रति कितनी आकर्षित है। और दूसरा है KCAT, जो ये बताता है कि मशीन कितनी तेजी से काम करती है, मतलब 1 सेकंड में कितनी बार अपना काम पूरा करती है। और हाँ, किसी भी मशीन की तरह इन एंजाइम्स को भी रोका या धीमा किया जा सकता है। इसे आप मॉलिक्यूलर लेवल की तोड़फोड़ कह सकते हैं। जैसे एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर सीधे मशीन की वर्किंग साइट पर ही बैठ जाता है, वहीं एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहीं और जुड़कर मशीन का आकार ही बदल देता है। दवाइयां बनाने के लिए इन तरीकों को समझना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास मशीनें हैं और उन्हें चलाने के लिए एनर्जी भी है,
लेकिन इन कॉम्प्लेक्स मशीनों को बनाने के इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आते हैं? इसका जवाब जीवन के ब्लूप्रिंट यानी डीएनए में छिपा है। हम सब डीएनए के फेमस राइट हैंड वाले डबल हेलिक्स यानी बीडीएनए को तो जानते ही हैं, लेकिन डीएनए का एक और रूप भी होता है, जेड डीएनए, जो एक लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है। इसका होना हमें बस ये याद दिलाता है कि जीवन का ब्लूप्रिंट भी कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक डायनामिक स्ट्रक्चर है जो बदल सकता है। और अब हम आते हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे बड़े हिस्से पर, वो विशाल पावर ग्रिड जो हमारी पूरी सेल की फैक्ट्री को पावर सप्लाई करता है। इसे एक बड़े बांध की तरह सोचिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इलेक्ट्रॉन्स के बहाव का इस्तेमाल करके एक झिल्ली के एक तरफ प्रोटॉन्स को इकट्ठा करती है, ठीक वैसे ही जैसे कोई बांध पानी को इकट्ठा करता है। इससे वहां पर एनर्जी का एक बहुत बड़ा भंडार बन जाता है। और केमियो ऑस्मोटिक थ्योरी हमें यही बताती है कि सेल इस जमा की हुई एनर्जी का इस्तेमाल कैसे करती है। ये एक जबरदस्त आइडिया था जिसने एक फिजिकल फोर्स यानी प्रोटॉन के जमाव को सीधे केमिकल एनर्जी यानी एटीपी बनाने से जोड़ दिया। और ये होता भी बड़े शानदार तरीके से है। जैसे ही प्रोटॉन उस बांध के गेट से तेजी से गुजरते हैं, वो एक कमाल की मॉलिक्यूलर टरबाइन को घुमाते हैं जिसका नाम है एटीपी सिंथेज। और ये घूमता हुआ इंजन प्रोटॉन के बहाव की एनर्जी को एटीपी के रूप में केमिकल एनर्जी में बदल देता है, वो भी बहुत बड़ी मात्रा में। और इस तरह हम घूमकर वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। हमने एक बहुत ही सरल ऊर्जा नियम डेल्टा जी से शुरुआत की थी और एक ऐसे कॉम्प्लेक्स पावर ग्रिड पर पहुंचे जो जीवन का ईंधन बनाता है। और यही तो बायोकेमिस्ट्री की खूबसूरती है। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, जहां सरल से नियमों से एक अंतहीन जटिल दुनिया उभरती है।